Hi friends, welcome back to my channel Only Bio. Presenting up the chapter Organisms and Population, the first part of it from NCERT textbook, all explained word to word in Hindi. And this is Unit 10 Ecology, wherein the first chapter that I have started in this series is Organisms and Populations, that is chapter number 13. So, friends, in this unit, I have started up only with organisms and population, and the MCQs part of it will soon follow. So, please do follow the entire series and check with the playlist. See, it starts with this. Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. कितना बड़ा लिविंग वर्ल्ड है अपना, है ना? डाइवर्स है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. Okay, we can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of biological organization, macromolecules, cells, tissues, organs, individual organisms, population, communities, ecosystems, and biomes. ये एक ही सेंटेंस निबंध इतना बड़ा है, but let's understand it. We can try to understand the complexity. किसकी complexity? तो जो भी living world है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमें उसका एहसास हो जाएगा अगर हम अलग अलग जो होने वाले प्रोसेसेस है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में, या जो भी चीज़ें हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में, अगर वो हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स? मैक्रो यानी लार्ज, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है जैसे कि प्रोटीन्स है, डीएनए है, आरएनए है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है. फिर सेल्स को अगर हम पढ़ते हैं तो आपको वो भी मालूम है कि सेल्स के दो मेन टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. फिर टिश्यूज, प्लांट के टिश्यूज अलग है, एनिमल्स के टिश्यूज अलग है, उसमें भी काफी हद तक डाइवर्सिटी नजर आती है. ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज. देखो, हमें ये मालूम है कि सेल्स एक साथ आकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज एक साथ आकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स एक साथ आकर ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ आकर बाद में ऑर्गेनिज्म बनता है. अब जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक जगह पे रहते हैं, एक हैबिटेट में, एक जगह पे, तो उन ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन. और पॉपुलेशंस का जो ग्रुप होता है, मतलब अभी जैसे एक लिविंग, एक कोई हैबिटेट है, चलो पकड़ो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात हो रही है, जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही एक अकेला ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहने वाला नहीं है. एक सिंपल एग्जाम्पल लेने जाओ आप, तो आपके एरिया में सिर्फ ह्यूमन बींग्स रहते हैं क्या? तो नहीं. एक ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन है, कुत्तों का पॉपुलेशन है, बिल्लियों का पॉपुलेशन है, और ये अलग अलग पॉपुलेशंस जो एक साथ एक हैबिटेट में मौजूद है, इन्हें एक साथ अगर कंसिडर किया गया तो वो बनता है कम्युनिटी. ओके, एंड देन उससे बड़ा क्या होता है? तो इकोसिस्टम एंड बायोम्स. At any level of biological organization, we can ask two types of questions. कोई भी level में हम दो अलग किस्म के सवाल पूछ सकते हैं. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does a bird sing? यहाँ पर अपनी गाना गाने 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 की मारा मारी है, हम सब कोई सब जन गा तो नहीं सकते, तो इतना सा पंछी बुलबुल नाम का ये गाना कैसे गा लेता है? और वाई डज द बर्ड सिंग? कोई कोई ऐसे भी लोग रहेंगे, वो बोलेंगे कि अरे गाना ही क्यों गाती है, सुबह सोने दे ना, इतने गाने से क्यों उठाती है? The how type questions seek the mechanism behind the process. Okay, while the why type questions seek the significance of the process. मतलब ये जो होता है, ये पंछी कैसे गाना गाता है, ये जब हम सोचेंगे तब हम उस गाना गाने के पीछे की जो मैकेनिज्म है ये भी हम पढ़ेंगे, ये जानेंगे. और कैसे क्यों गाना गाता है ये जब हम बोलेंगे, तब हमें ये समझेगा कि ये जो प्रोसेस है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो होता है, ओके, तो ये होता है तो क्यों होता है. ओके, दिस इज व्हाट इज इट. For the first question in our example,
The answer might be in terms of the operation of the voice box and the vibrating bone in the bird, whereas for the second question, the answer may lie in the bird's need to communicate with its mate during the breeding season. इन्हें पहला अरे पंछी कैसे गा लेते हैं, ये जो पहला सवाल था, इस सवाल का जवाब हम ढूंढने जाए तो हमें पता चलेगा कि उनमें भी क्या होता है कि एक वॉइस बॉक्स होता है, जैसे हम बोल पाते स्वर यंत्र जैसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स, उसकी वजह से हम बोल पाते हैं, वैसे पंछियों में भी एक वॉइस बॉक्स होता है जिसकी वजह से वो गा सकते हैं या बोल सकते हैं, बोल यानी उनमें वो गाना ही होता है। अब जब दिमाग में ये आता है पर ये क्यों क्यों गा रहे, तो मे बी उस पंछी की जरूरत है दूसरे पंछी को बुलाने की। अभी जैसे हम लोग अपने फ्रेंड अगर कोई दिख गया है या आपको कोई पहचान वाला दिख गया है तो आप कोई ना कोई आवाज देके उसका जो ध्यान है अपनी तरफ खींच लेते हो। तो उसी तरह से शायद ये पंछी दूसरे पंछियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, मे बी बिकॉज वो उनका ब्रीडिंग टाइम हो सकता है, इसीलिए शायद ये आवाज निकालते हैं। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are ninth blooming flowers generally white? How does the bee know which flower has nectar? Why does cactus have so many thorns? How does the chick spurs recognize her own mother? And so on. यानी जब हम इस निसर्ग को आजू बाजू वाले मौजूद निसर्गों को एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम उसे देखते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल दिमाग में आ सकते हैं कि जो फूल जो होते हैं रात में खिलते हैं वो जनरली सफेद रंग के क्यों होते हैं, या जो फ्लावर्स है जो फूल है उनके आजू बाजू में जब इंसेक्ट्स जा पहुंचते हैं नेक्टर के लिए, वो जो स्वीट एक चीज बनती है फूलों में, तो उन्हें पता कैसे चलता है कि कौन से फ्लावर में ये नेक्टर है किसमें नहीं है। या कैक्टस, हमें मालूम है कैक्टस जो होता है वो जेरोफाइटिक प्लांट है, यानी कि डेजर्ट में दिखने वाला एक प्लांट है, उसमें इतने सारे कांटे इतने सारे थॉर्न्स क्यों है। या जहाँ पर अंडों से छोटे छोटे जो चिक्स निकलते हैं, इन्हें अपनी मम्मी कैसे ये पहचान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो होते हैं ये इकोसिस्टम से रिलेटेड है, या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि ये बहुत बायोलॉजिकल रीजंस इसके पीछे मौजूद है, जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स भी है इसके। You have already learned in previous classes that ecology is a subject which studies the interactions among organisms and between the organism and its physical, that is a biotic environment. हम लोग पहले भी इकोलॉजी या इकोसिस्टम के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सी ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये दो वर्ड से आता है, oikos and logos. Oikos मतलब नेचुरल होम एंड लोगोस मतलब स्टडी। ठीक है, सो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम ऑर्गेनिजम्स और उसके आजू बाजू में जो वातावरण होता है इसके बीच जो इंटरेक्शन होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये आजू बाजू में मौजूद जो भी फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अबायोटिक फैक्टर्स, यानी जो जीवित नहीं है, अबायोटिक दैट इज विदाउट लाइफ। ठीक है, ecology is basically concerned with four levels of biological organization: organisms, populations, communities, and biomes. इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि population, community, biomes ये exactly है क्या। In this chapter, we explore ecology at organismic and population levels. Okay, मतलब इस chapter में सिर्फ organism और population तक की ही पढ़ाई सीमित है। Organisms and its environment. Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. मतलब यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट को किस कदर एडजस्टेड है, ना सिर्फ जीने के लिए बट वो वहां पर उसका प्रजनन भी होता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो होने वाले फिजियोलॉजिकल केमिकल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, ये कौन से हैं जिसकी वजह से ये प्राणी या ये जीव
उस एनवायरनमेंट में जी लेते हैं। You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variations in the intensity and duration of temperature, resulting in distinct seasons. हम ये लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना कि पृथ्वी कैसे घूमती है और जिसकी वजह से क्या होता है, जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमने की वजह से अपने अर्थ पर क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यानी कि बदलाव होते हैं टेम्परेचर में यानी कि तापमान में, और इसीलिए अपने पृथ्वी पर अलग अलग मौसम यानी कि अलग अलग सीजन्स डेफिनेटली होते हैं। These variations, together with annual variation in precipitation. Remember, precipitation includes both rain and snow. Account for the formation of major biomes such as desert, rainforest, and tundra, as shown in the figure 13.1, which you can see on the screen. यानी ये जो भी होने वाली जो तब्दीलियां हैं, बदलाव है, इसीलिए सालों साल हमें ये नजर आता है कि इसमें मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई देते, जिसकी वजह से बारिश होती या प्रेसिपिटेशन जिसे कहा जाता है। अब बारिश होती है यानी सिर्फ बारिश को हम प्रेसिपिटेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, कहीं कहीं पर जो स्नोफॉल होता है वो भी प्रेसिपिटेशन में इंक्लूडेड है। और इसी वजह से बायोम्स बहुत सारे जो बने हुए हैं, डेफिनेट बायोम्स जो बने, जैसे कि डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा है, और आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में या पिक्चर में देख सकते हो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड द अल्पाइन टुंड्रा एंड द डेजर्ट एरियाज। ये किस कदर टेम्परेचर के हिसाब से हम उसे क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स डैश, ए रेन, बी स्नो, सी बोथ रेन एंड स्नो, okay, D, maybe I give you some other option as none of these or something like that, some weird option. तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर अभी आपने सुना है सो देखा भी है, सो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यस यू हैव, मतलब यू नो इट, सो यू विल आंसर इट करेक्ट। बट यू नो एग्जाम टेंशन में शायद यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब ये जो डायग्राम स्क्रीन पे आपको नजर आता है, ये कभी कभार एनसीईआरटी में होने की वजह से ये एमसीक्यूज में ये डायग्राम आ सकता है और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा डायग्राम है ये। Okay, now on the screen you can see the picture that is being taken from your NCERT textbook itself. Zoom करके आप देख सकते हैं। It's figure 13.2, the major biomes of India. A जो है वो tropical rain forest दिखाई दे रहा है, B में deciduous forest है, C में desert area है, और D में सबसे बेहतरीन sea coast है। So major biomes of India are shown in the figure 13.2. अब इस पे कोई सवाल तो नहीं आ सकता, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitats. यानी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हरियाली है या जहाँ पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा अपने को वो पिक्चर देख के लग रहा है सिर्फ वहीं पर लोग रहते हैं या वहीं पर क्या बोल सकते हैं हैबिटेट है, वहां पर ये ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल है, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस जो है, मे बी हार्श विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेनफॉल, वट एवर इट इज, वहां पर भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, राइट। स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, rain soaked Meghalaya forests, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost, the snow laden polar regions, high mountain tops, thermal springs, and stinking compost pits, to name a few. अब ये देखेंगे तो कितने सारे वेरिएशंस इसमें नजर आते हैं। राजस्थान में इतनी गर्मी है तो मेघालय में बारिश ही बारिश है, कहीं पर डीप ओशन है तो कहीं पर सिर्फ झरने हैं, कहीं पर स्नो है, बर्फ है,
कहीं पर माउंटेन टॉप है तो कहीं पर थर्मल स्प्रिंग्स है, जहां पर हम बोलते हैं ना झरने, गर्म पानी के झरने हैं, और कहीं पर एकदम बासी कंपोस्ट एरिया है, कंपोस्ट पिट्स है, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी आपको नजर आएगी, नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द हैबिटेट बट ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिजम्स इनहैबिटिंग यानी वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी काफी ज्यादा वेरिएशंस नजर आते हैं. Even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes. अपने इंटेस्टाइन में कितने सारे माइक्रोब्स हैं. हम जैसे ही पैदा होते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में एंटर कर जाते हैं. इंटेस्टाइन में अच्छे खासे रहते हैं, अपने को तकलीफ आइडियली नहीं देते, बहुत सारे पॉजिटिव फायदेमंद होते हैं, जैसे कि वहाँ पर इंटेस्टाइन में कई सारे माइक्रोब्स हैं जो वहाँ पर विटामिन भी बनाते हैं. What are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of different habitats? So इसके पीछे वजह क्या होगी कि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस या फर्क हमें नजर आते हैं हैबिटेट्स के तौर पे, या अपने में होने वाले अलग अलग फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस या जो कंडीशंस है, इसमें इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ क्यों नजर आती है. The most important ones are temperature, water, light and soil. इन्हें सबसे important जो factors हैं, elements हैं, जिसकी वजह से ये सारे variations नजर आते हैं. तो ये कौन से हैं? एक तो है temperature, दूसरा है water, तीसरा है light and चौथा है soil. So जैसे जैसे इन factors में differences नजर आएंगे, वैसे वैसे इनकी वजह से उस हैबिटेट में मौजूद जो भी जीव जंतु है, जो भी सजीव है, उनमें भी डिफरेंसेस नजर आएंगे. We must remember that the physicochemical, that is abiotic components alone, do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat includes biotic components also, like pathogens, parasites, predators, and competitors of the organism with which they interact constantly. अब ये बहुत important point है. We must remember that फिजिको केमिकल यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स. अब यहाँ पर पहला सवाल जो मैं फ्रेम कर सकती हूँ, दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू डैश. ए फिजिकल कंपोनेंट्स, बी केमिकल कंपोनेंट्स, सी मैकेनिकल कंपोनेंट्स, डी बोथ ए एंड बी. तो व्हाट शुड योर आंसर बी? बट ऑब्वियस है, इस स्क्रीन को देखते हुए अभी अभी सुना तो आप आंसर को परफेक्ट दोगे. दैट्स गोइंग टू बी फिजिको केमिकल. पर सिर्फ अबायोटिक यानी निर्जीव जो फैक्टर्स है अपने आजू बाजू में, सिर्फ उनकी वजह से हैबिटेट तय नहीं होता. हैबिटेट में दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक. क्योंकि अबायोटिक और बायोटिक के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी हैबिटेट जो है, इसमें दो फैक्टर्स है या दो कंपोनेंट्स है. वन इज बायोटिक और सेकेंड इज अबायोटिक. अब बायोटिक यानी क्या? सजीव. तो उसमें पैथोजेंस आए जो डिसीजेस कॉज करते हैं अपने में, पैरासाइट्स आए जो अपने पे डिपेंडेंट रहते हैं, या तो बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्रीडेटर्स जिन्हें आप कहते हैं शायद भक्षक, एंड कॉम्पिटिटर्स. कंपटीशन तो होती ही है ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो खाने के लिए हो, रहने की जगह के लिए हो, या मेट के लिए हो. कोई भी किस्म की कंपटीशन हमेशा होती है. कुछ नहीं तो एनवायरनमेंट के खिलाफ भी कंपटीशन होती है, अपनी कंपटीशन कह सकते हो, स्ट्रगल कह सकते हो, जो डार्विन की थियोरी में भी हम पढ़ते हैं, राइट. और ये कांस्टेंट स्ट्रगल होता है. ये ऐसे नहीं कि एक वक्त स्ट्रगल किया, हो गया, हैबिटेट बन गया. ये एक कांस्टेंट, हर टाइम हर वक्त होने वाला ये स्ट्रगल होता है. We assume that over a period of time the organism had through natural selection evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. मतलब हमें ये पकड़ के चलना होगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म उस एरिया में रहता है, तो वो क्यों रहता है. तो पॉइंट नंबर वन, शायद सृष्टि ने उसे सिलेक्ट किया है, एक अवसर दिया है जीने के लिए, यानी ये हुआ नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन थियरी का भी एक हिस्सा है. सेकेंड,
उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ या एनवायरनमेंट में रहने के लिए उस ऑर्गेनिज्म ने भी कोई कष्ट उठाए, उसने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के आजू बाजू में उसके हिसाब से एडजस्ट किया। और ये जो एडजस्टमेंट होता है इसे आप कहते हो एडेप्टेशन। ओके, और ये क्यों किया है? तो जिंदा रहने के लिए, यानी कि सर्वाइवल के लिए। और वो सर्वाइव करेगा तो वो रिप्रोड्यूस भी कर पाएगा। सो दिस हैज बीन डन नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। Each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system. All these together comprise its niche. मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई एक कंडीशन होता है जो वो टॉलरेट कर पाता है। ओके, फिर डाइवर्सिटी होती है रिसोर्सेस में, यानी कि जिन रिसोर्सेस पे जो नेचुरल एलिमेंट्स है, जो नैसर्गिक फैक्टर्स है जिस पर वो डिपेंड करता है, वो इस्तेमाल करता है, इसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। अब सिंपल एग्जांपल देने जाओ तो हम घास नहीं खाएंगे ना, बट घास खाने वाले ऑर्गेनिजम्स है, मतलब यहाँ पर खाने में एक डाइवर्सिटी नजर आती है, बराबर है। और हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव जो है उसका अपना एक डेफिनेट, एक परफेक्ट, एक क्या बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट रोल होता है, फंक्शनल रोल होता है सिस्टम के अंदर, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। और इन सबको मिलाकर वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं निश। The next thing is major abiotic factors. As I've already mentioned, abiotic is what? Without life. Okay, abiotic is what? Without life. First is temperature. Temperature का क्या असर पड़ सकता है? What exactly has temperature to do in the ecosystem? So let's understand. First, temperature is the most important ecologically relevant environmental factor. ये आ सकता है. The most important ecologically relevant environmental factor is dash. And I can give you the options: temperature, pressure, soil, water, so and so. So इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? टेम्परेचर, राइट? You are aware that the average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the poles and from plains to the mountain tops. यानी हमें ये मालूम है कि दिन भर में भी टेम्परेचर में कितना सारा फर्क महसूस होता है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, और उसमें हम घर बैठे बैठे भी पसीना पसीना हो लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा है। तो हमें ये मालूम है जैसे सीजन चेंज होता है तो टेम्परेचर में भी डिफरेंस हमें नजर होता आता है, ये महसूस होता है। अब रात को थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, राइट? सो ये जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस है, इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि टेम्परेचर इक्वेटर से पोल्स में जाते वक्त कम होते हुए नजर आता है। प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स, माउंटेन टॉप्स पे भी आप जब जाते थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। सो टेम्परेचर, हम लोग ये नहीं कह सकते कि सब पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर एक ही है, नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते। It ranges from sub-zero levels in the polar areas and high altitudes to more than 500 degrees in tropical deserts in the summer. Okay, sub-zero, below zero भी temperatures जाते हैं polar areas में। कश्मीर एरियाज में आप जाएंगे उधर भी सब जीरो टेम्परेचर हिमालयन रेंजेस में कई बार आते हैं। There are however unique habitats such as thermal springs, मतलब गर्म पानी के झरने, and deep sea hydrothermal vents where average temperatures exceed 1000 degrees. 1000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है डीप सी में, यानी कि समंदर के बीचों बीच। ओके, जहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, वेंट यानी कि ओपनिंग है कहा जा सकता है। It is general knowledge that mango trees do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopards are not found in Kerala forests, and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitudes in the ocean.
हमें मालूम है ना कि मैंगो ट्रीज, अभी आपको हमें सीजन का इंतजार है, मैंगो का सीजन आएगा, पर हमें मालूम है कि कश्मीर में, अगर हम कश्मीर में रह रहे तो हमें कश्मीर में हम लाख चाहे तो भी मैंगो ट्रीज, ये आम के झाड़, हम वहां पर कल्टीवेट नहीं कर सकते। वैसे कनाडा और जर्मनी वालों को मैंगो ट्री कल्टीवेट करने का दिमाग में भी नहीं ला सकते, क्योंकि उन्होंने लाख कोशिश की भी तो भी उधर का जो एनवायरनमेंट है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। फिर स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला। केरला का फॉरेस्ट अलग है, केरला के फॉरेस्ट में रहने वाले सजीव जो है वो अलग है, बराबर है। एंड ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ट्यूना नाम का फिश बहुत खाया जाता है। वो हमें मालूम है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में, बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन, वहां पर मिलना काफी रेयर है। मैं नामुमकिन नहीं बोलूंगी, रेयर है। यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the metabolic activity and other physiological functions of the organism. अब इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर, तापमान जो है वो सजीवों के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर तापमान में बहुत ज्यादा फर्क या तब्दीली होगी तो बहुत सारे जो एंजाइम्स है अपने बॉडी के अंदर, जो सब केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो इनकी जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं रुक सकती है। सो ऐसे एक्टिविटी रुकने की वजह से पूरा जो फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का वो भी वहां पर असर उस पर भी हो सकता है। इसीलिए टेम्परेचर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या कहा जा सकता है। A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperatures and they are called as eurythermal। यानी ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है जो आजू बाजू में होने वाले तापमान में बहुत ज्यादा तब्दीली होने पर भी वहां पर रह सकते हैं आराम से जिंदा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूरीथर्मल। But a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperatures। यानी ऐसे बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ चंद डिग्री डिफरेंस अगर होता है तापमान में उसी में रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो शायद वो जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है स्टेनोथर्मल। ओके, next, the levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution। यानी अगर हम ये तापमान के साथ, आजू बाजू वाले तापमान के साथ एडजस्ट करने की जो क्षमता है सजीवों की, अगर हम ये देखते हैं तो हमें ये भी पता चलेगा कि एक आध जो सजीव है वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में क्यों मिलता है, क्योंकि उस हैबिटेट का टेम्परेचर वो सहन कर पाते, वो टॉलरेट कर पाते, जहाँ पर हर एक जन उस टेम्परेचर को टॉलरेट शायद नहीं भी करे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको डीप सी में कहीं पर डाल दिया, आप डाइविंग कर रहे हो, तो डाइविंग करने के लिए आपके जिंदगी भर वहां रहने वाले नहीं हो। और जहाँ पर डीप सी में सोचो वहां पर हाइड्रो थर्मल कोई वेंट है, वहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, तो क्या आप वहां पर जिंदा बच पाओगे? तो बिल्कुल ही नहीं। ओके, कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स? In recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperatures। अभी हाल ही में अगर हम देखते हैं, आजकल जो भी चंद सालों में हम देखते हैं कि पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का तापमान हर साल थोड़ा ना थोड़ा एक एक दो दो डिग्री से बढ़ रहा है। यानी ग्लोबल टेम्परेचर, पूरी पृथ्वी पे जो तापमान है ये बढ़ते हुए नजर आता है। ये हम पढ़ेंगे 16 चैप्टर में, आपको इसका अंदाजा है कि जो पृथ्वी पे होने वाला जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन सबसे ज्यादा उस टेम्परेचर के इंक्रीज को कंट्रीब्यूट करता है। If this trend continues, would you expect the distributional range of some species to be affected? अगर यूं ही अगर टेम्परेचर में तब्दीलियां नजर आएंगी इतनी ज्यादा, तो क्या वहां पर इस पर्टिकुलर चीज का
वहां पर मौजूद जो स्पीशीज है, जो सजीवों की जातियां है, क्या सेम जातियां नजर आएगी या उन पे भी कोई असर पड़ेगा? दूसरा जो फैक्टर है वो है वाटर। अब पहले फैक्टर में हम लोग ने क्या देखा कि ऐसे सजीव जो है जो बहुत सारे तापमान में होने वाली तब्दीलियों पे आराम से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, वो है यूरीथर्मल। और ऐसे जो सजीव है जो बहुत ज्यादा तापमान में फर्क आने पर नहीं जी पाते, वो है स्टेनोथर्मल। अब हमें देखना है कि पानी पानी का क्या असर हो सकता है अपने लाइफ में या सजीवों में, सिर्फ अपने नहीं, जो भी पूरी सृष्टि है उसमें पानी का क्या असर हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर। Water is another, the most important factor influencing the life of organisms. In fact, life on Earth originated in water and is unsustainable without water. इन्हें क्या टेम्परेचर की तरह पानी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका अपने लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और हमें ये पता है कि जो सृष्टि निर्माण हुई वो पानी में ही हुई, और जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है, जो भी सजीव है, वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible for organisms to live there. यानी अगर डेजर्ट की बात करें तो वहां पर पानी बहुत ही कम उपलब्ध होता है, राइट? तो वहां पर ऐसे कंडीशन में जीने के लिए उन सजीवों को कोई ना कोई एडेप्टेशन कराने की जरूरत होती है, ताकि उधर डेजर्ट में मौजूद इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर और इतना कम पानी में भी वो बर्दाश्त करे और वहां पर जिंदा रह पाए। The productivity and distribution of plants is also heavily dependent on water. यानी जो वनस्पति है या प्लांट्स जो भी है, जो झाड़ पौधे हैं, उनसे मिलने वाला जो खाना है, और वो कौन से हिस्से में हमें झाड़ पौधे या ये सब वनस्पति मिल सकते हैं, ये भी किस पर तय कर या किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर है। तो वहां पर मौजूद पानी पर ये डिपेंड करता है, ये निर्भर है। पानी अच्छा खासा अवेलेबल हो तो वहां पर झाड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। अगर ऐसा कोई हिस्सा है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और पानी इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर आपको सब झाड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ वैसे उतने ही झाड़ पौधे आपको वहां नज़र आएंगे जो वहां पर जेरोफाइटिक यानी कि ड्राई कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। You might think that organisms living in oceans, lakes, and rivers should not face any water related problems, but it is not true. अब जब हम पानी के बारे में सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, इतना पानी के लिए लोग मरते हैं, तो पानी में ही अगर जिनका घर होता है, जो पानी में ही रहते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स उधर भी आ सकते हैं। For aquatic organisms, the quality, that is chemical composition pH of water becomes important. इन्हें हमें लगता है कि पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव एक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाला जो भी लाइफ हमें ऐसा लगता है कि कितना मस्त लाइफ होगा कि पानी ही पानी अवेलेबल है ना? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी की जो केमिकल क्वालिटी है, उसमें मौजूद जो भी केमिकल्स है, अब पीएच यानी उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस कितने हैं, इस ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। बहुत ज्यादा एसिडिक हो पानी या बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें मालूम है कि अगर समंदर का पानी हम कंसिडर करेंगे तो उसमें क्या है, तो उसमें नमक है, उसमें सॉल्ट्स है, विच इज मेजर्ड एज सलाइनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड। मतलब पर थाउजेंड पार्ट्स में कितना सॉल्ट मौजूद है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन नापा जाता है एज सलाइनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड। If it is less than 5 in inland waters, it is 30 to 35 in the sea, and more than 100 in some hypersaline lagoons. इन्हें ऐसे जो लगून्स है हाइपर सलाइन कहा है, सलाइन इन्हें सॉल्ट नमकीन,
तो इसमें इतना ज्यादा नमक है, दैट इज हायर देन 100, 100 से भी ज्यादा, पार्ट्स पर थाउजेंड। तो ऐसे नमकीन एनवायरनमेंट में क्या सब ऑर्गेनिजम्स जी पाएंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट टू अ वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटीज। ओके, मतलब कोई कोई ऐसे सजीव हो सकते हैं जो बहुत अलग अलग नमक के कॉन्सेंट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूरी हलाइन। बट जो भी है जो बहुत ज्यादा तब्दीलियां नमक के कॉन्सेंट्रेशन में बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें हम कहते हैं स्टेनोहलाइन। जैसे टेम्परेचर के मामले में हमने टर्म यूज किए थे यूरी थर्मल एंड स्टेनोथर्मल, सेम यहाँ पर थर्मल की जगह पे है हलाइन, दैट एक्चुअली रेफर्स टू द concentration of salts per thousand, that is nothing but salinity. Many freshwater animals cannot live for long in seawater and vice versa because of the osmotic problems they would face. अब फ्रेश वाटर का जो फिश है, चलो पकड़ लो, जो फ्रेश वाटर में जो मौजूद मछली है, अब जब हम कहते हैं फ्रेश वाटर यानी अभी अभी बारिश हुई है और वो जो पानी जमा हुआ है वो फ्रेश वाटर नहीं। फ्रेश वाटर यानी जिनमें नमक का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी कम है, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में जीने वाली जो मछली होती है, इन्हें अगर हम समंदर के पानी में डाल दें तो वो ज्यादा दिन तक जी नहीं सकती। और उसी तरह समंदर की मछली फ्रेश वाटर में बहुत ज्यादा नहीं जी पाती। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते, बदलाव होते रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, अब जिसे हम कहते हैं ना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी इट इज अ बैलेंस बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ये बैलेंस जो है पानी और पानी में मौजूद जो क्षार है या सॉल्ट्स है इनमें और अपने बॉडी में, इसमें एक तरह का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर जो है, जो इम्पोर्टेंट है सजीवों के लिए, वो है प्रकाश, दैट इज लाइट। Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. अब हमें मालूम है जो धूप है, जो प्रकाश है, इसकी जरूरत किसको है सबसे ज्यादा? तो प्लांट्स को। क्योंकि प्लांट्स में एक प्रकाश संश्लेषण, दैट इज फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस से पूरे जो सृष्टि है उसे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। नो डाउट कि ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये सनलाइट से ही मिली हुई ऊर्जा है। और इसे जो डायरेक्टली जो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, यानी विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Many species of small plants like herbs and shrubs growing in the forests are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied trees. अब इसका मतलब क्या है? डेजर्ट में, या डेजर्ट में नहीं बोल सकते, फॉरेस्ट में हम बोल सकते हैं। ओके, फॉरेस्ट एरिया में हम देखेंगे कि बहुत सारे लंबे चौड़े झाड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, और उनके साथ साथ छोटे छोटे भी वनस्पतियां उधर नजर आती है। तो ये जो छोटे छोटे हर्ब्स है या श्रब्स है, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, पर अगर इनका प्रकाश संश्लेषण हम इसकी तुलना करेंगे बड़े बड़े पेड़ों के साथ या वृक्षों के साथ, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, पर थोड़ा सा अगर कम लाइट हो, अगर कम सूर्य प्रकाश इन्हें उपलब्ध हो, फिर भी उनमें ये प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस हो लेता है। अब आप सोचेंगे इनको कम लाइट क्यों मिलता है? सिंपल है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती है, ये बड़े बड़े झाड़ वृक्ष के नीचे शैडोड रहती है, उनके छांव में ये ग्रो होते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा सनलाइट नसीब नहीं होता। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. यानी ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें कब फूल
कितने देर तक खिलेंगे, फोटो पीरियड पे डिपेंड करता है, यानी कितनी देर तक लाइट एनर्जी अवेलेबल है और उस पर उनका फ्लावरिंग टाइम, यानी फूल देने का है, फूलों का खिलने का टाइम, ये उस पर निर्भर होता है. For many animals too, light is important in that they use the diurnal and seasonal variations in light intensity and duration, that is photoperiod, as cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. यानी ये जो सनलाइट है सिर्फ प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्राणी भी है जिनके लिए ये लाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, उनमें अपने आप में चेंजेस लाने के लिए. ओके, जो लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से उनमें चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, और उसके हिसाब से उनमें या तो माइग्रेशन दिखाई देता है, स्थलांतर वो करते हैं, ये सोचकर उन्हें कोई ये नहीं बताएगा कि चलो अब तुम जाओ, यहाँ बहुत रह ली है. वो अपने आप स्थलांतर करते हैं जब उन्हें मालूम पड़ता है कि जो गर्मी है, लाइट इंटेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा है, तो वो स्थलांतर करते हुए हमें नजर आते हैं. आपने सुना होगा कई पंछी है जो इंडिया में स्थलांतर होके आते हैं और फिर जब सीजन चेंज हो जाता है वो अपने हैबिटेट में वापस पहुंच जाते हैं. सो ये जो चेंज है वो लाइट के हिसाब से ही बॉडी में यानी कि प्राणियों में नजर आता है. The availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is the source for both. यानी कितना सूर्य प्रकाश कौन से हिस्से में कितना होगा और उधर का तापमान जो है, ये दोनों भी एक दूसरे पर निर्भर है. और ये दोनों भी कौन कंट्रोल करता है, दोनों के लिए जो सोर्स है वो कौन है, तो बट ऑब्वियस है सूर्य, सन. But deep, that is more than 500 meters in the oceans, the environment is dark. वहां पर पूरा अंधेरा है ओशन में. 500 मीटर से और नीचे हम चले जाते तो वहां पर पूरा अंधेरा है. And its inhabitants are not aware of the existence of a celestial source of energy called sun. यानी वहां पर जो डीप ओशन में रहते हैं, जहां पर बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि वहां पर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो उधर जो रहने वाले सजीव है उन्हें शायद सन नाम का कोई एनर्जी यानी कि ऊर्जा का कोई सोर्स है ये भी शायद पता नहीं होगा. तो उनमें एनर्जी कहाँ से आती है, वो तो जी रहे, मतलब उनको एनर्जी अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है. The spectral quality of solar radiation is also important for life. अब स्पेक्ट्रम आपको मालूम है, हम फिजिक्स में ये पढ़ते हैं विद योर लाइट एनर्जी में भी अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं लाइट के, और हर एक वेवलेंथ में मौजूद एनर्जी जो होती है ये भी अलग अलग होती है, राइट. और ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है जिंदा रहने के लिए. मैं सिर्फ अपने जिंदा रहने की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे जो सृष्टि में जो सजीव है उनके जिंदा रहने की बात हो रही है. The UV component of the spectrum is harmful to many organisms. While not all the color components of the visible spectrum are available for marine plants living at different depths of the ocean. यानी अभी यूवी लाइट हमें मालूम है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होता है ये कई ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक हो सकता है. जैसे ह्यूमन बींग्स में भी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचा का कर्करोग. ओके, पर जो अलग अलग रंग है विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइट के, ये अलग अलग जगह तक पहुंचते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें मौजूद जो ऊर्जा है वो अलग अलग होती है. सो इसी को अलग अलग सजीव अलग तरीके से प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कौन सा एनर्जी का वेवलेंथ कहाँ तक पहुंच पाता है उस पर ये डिपेंड करेगा. Among the red, green, and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest waters and why. हमें मालूम है कि सी वाटर जो समंदर का पानी है उसमें एल्गी ग्रो होते हैं, लाल, ग्रीन और ब्राउन, बराबर है. अब इसमें से जो डीप सी है, समंदर के काफी नीचे गहरे समंदर में, इनमें से कौन सा एल्गी ग्रो कर पाता है और क्यों, ये सवाल है. इसका जवाब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है पर मैंने यहाँ दिया हुआ है. लेट्स गो टू इट. द फाइकोबिलिन फाइकोएरिथ्रिन. अब फाइकोबिलिन फाइकोएरिथ्रिन क्या है, ये पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस में काम में आते हैं, जो अल्गी में मौजूद है. ठीक है,
फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रोस यानी रेड कलर, जो रेड कलर algae है इनमें फाइको एरिथ्रिन नाम का पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से ये लाल रंग के दिखते हैं। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट्स है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। दे कैन एब्सॉर्ब द ब्लू लाइट एंड यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, प्रकाश संश्लेषण में जब हम झाड़ पौधे के बारे में बात करते हैं, हमें हमेशा एक ही पिगमेंट का नाम याद आता है, वो है क्लोरोफिल। पर आप जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस ये अकेला ही प्रकाश संश्लेषण में काम करने वाला पिगमेंट नहीं है, और भी पिगमेंट्स होते हैं, और अलग अलग किस्म के पिगमेंट्स अलग अलग प्लांट्स में या algae में दिखाई देते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में आते हैं। ठीक है, thus using the little solar energy that reaches the deepest part of the ocean, इन्हें थोड़ी सी एनर्जी भी जो गहरे समंदर में या ओशन में पहुंचती है वो भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इनमें ये मौजूद पिगमेंट्स है वो उसमें से ब्लू लाइट को कैप्चर कर सकते हैं। और ये सब में सबसे ज्यादा किसमें है, फाइको एरिथ्रिन किसमें सबसे ज्यादा है, तो रेड algae में। इसीलिए रेड, ग्रीन और ब्राउन algae में से गहरे समंदर में हमें कौन सी algae दिखाई देती है, तो वो है रेड algae। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये आंसर दिया हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में, मैंने आपको दिया हुआ है, इसको याद रखना। अब दूसरा नेक्स्ट जो अबायोटिक फैक्टर है जिसका असर पड़ता है सजीवों पर, वो है सॉइल। ओके, जमीन को, मिट्टी को, एक ही बात है। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, है ना। हर एक जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, उस कहीं काली है, कहीं लाल है मिट्टी। कोंकण एरिया में जाएंगे तो लाल कलर की मिट्टी है, कहीं ब्राउन है, बराबर। तो मिट्टी के प्रॉपर्टीज जो है, उनके गुणधर्म जो है, वो भी एक एक जगह पे अलग अलग नजर आते हैं। एंड ये किस पर डिपेंड करते, किस पर निर्भर होते, तो उधर मौजूद जो क्लाइमेट है, जो नैसर्गिक तत्व है, उस पर ये डिपेंड करता है। द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंटरी, और हाउ सॉइल डेवलपमेंट हैज अकर्ड। मतलब वो जो मिट्टी है वो कैसे बनी है, आपको मालूम है, आपने ज्योग्राफी में, भूगोल में ये पढ़ा है, मिट्टी जब पत्थरों से बनती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस। तो वो उधर मौजूद पत्थरों की वजह से वहां पर बनी हुई मिट्टी है, या मिट्टी कहीं और बनी है और फिर वहां से उस हिस्से में ट्रांसपोर्ट हुई है, इस पर भी मिट्टी के प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं। Various characteristics of the soil, such as soil composition, grain size, and aggregation, determine the percolation and water holding capacity of the soil. यानी सॉइल के अलग अलग गुणधर्म हैं, जैसे सॉइल के अंदर उसका, उसमें कौन से क्षार मौजूद है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी बनावट क्या है। ग्रेन साइज, अब ग्रेन साइज यानी मिट्टी के जो कण है उनका साइज कितना है, वो किस कदर अरेंज्ड है, और उसमें से कितना पानी अंदर तक और किस हद तक जा पहुंच सकता है, और उस मिट्टी में पानी को पकड़ के रखने की कितनी क्षमता है। देखो, फर्टाइल सॉइल जब हम कहते हैं, सुपीक जमीन, तो वो सुपीक जमीन है ना, उसमें सब चीजें होनी चाहिए जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ उसमें पानी को पकड़ रखने की भी एक मर्यादा उसमें होनी चाहिए, एक कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए, तभी वहां पर प्लांट्स ग्रो हो पाते हैं। These characteristics, along with parameters such as pH, mineral composition, and topography, determine to a large extent the vegetation in area. मतलब जमीन या मिट्टी के क्वालिटी पर उधर मौजूद जो भी वनस्पति जीव है वो कौन से होंगे, ये पूरी तरह से उस पर्टिकुलर मिट्टी के गुणधर्मों पर निर्भर करता है। जैसे मिट्टी का पीएच क्या है, उसमें मौजूद क्षार कौन से हैं, तो ये तय करेगा कि उसमें कौन से वनस्पति या झाड़ पौधे ग्रो हो सकते हैं। दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड। अब कौन से प्लांट्स है इसी पे डिपेंड करेगा कौन से एनिमल्स पे भी उधर मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो फूड चेन है या फूड वेब है ये कहाँ से शुरू होती है, प्लांट से। सो कौन से प्लांट्स हैं वहां पर उस हिस्से में, उस पर ये डिसाइड होगा कि उसमें मौजूद एनिमल्स भी कौन से होंगे।
Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. मतलब अगर पानी की बात करें तो पानी में सबसे अगर पानी के बेस में हम पहुंचे, डेप्थ तक पहुंचे, सबसे नीचे एरिया में पहुंचे, तो वहां पर जो सेडिमेंट होते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उधर कौन से सजीव हमें मिलेंगे। बेंथिक यानी जो बेड होता है, सी बेड होता है, ये पानी का नीचे जो जो थोड़ी सी मिट्टी मौजूद होती है उसकी क्वालिटी, और उधर मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस पर डिपेंड करेगा कौन से, और उधर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं बेंथिक। जो फ्लोट होते हैं ना उसे हम कहते हैं पेलाजिक। ओके, मतलब तैरने वाले ऊपर की ऊपर पानी के ऊपर तैरने वालों को हम कहते हैं पेलाजिक, और जो बॉटम में होते हैं उसे हम कहते हैं बेंथिक। I'm sure the series will help you. Please follow it till the end. And if you're new to my channel, please subscribe. Thank you so much.